Yes, hello people. I am Pragya Agrawal back with another video of economy in news. And the topic for today's discussion is fixed and floating rate regime. ओके, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट रेजिम, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे या पहले सुना भी होगा, तो शायद क्लिक नहीं हो रहा कि ये होता क्या है, राइट? सो ओके, मैं आज के डिस्कशन में आपको बताऊंगी कि फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट रेजिम क्या है। अब ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होगा, राइट? बट क्रेडिट सिस्टम जो हमारे सिलेबस का, इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट रेजिम। ओके, सो विल डिस्कस दिस टुडे। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आरबीआई का इससे रेलिवेंट रिसेंटली एक सर्क्यूलर रिलीज हुआ है जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब आरबीआई के कोई भी सर्क्यूलर्स आ रहे हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमें वर्ड बाय वर्ड बे सर्क्यूलर्स नहीं पढ़ना है, बट एटलीस्ट हमें एक आइडिया हो कि ओके इस सर्क्यूलर में लिखा क्या है और वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो ठीक है, अब हम बिगिन करते हैं आज का टॉपिक फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट रेजिम। नाउ अब पहले क्यों डिस्कस करना है, क्योंकि आरबीआई ने एक सर्क्यूलर रिलीज किया है रिसेंटली जिसमें उसने कहा है कि सारी बैंक्स एंड एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब ये जो मेजरली लेंडिंग बिजनेस में काम करते हैं, डिपॉजिट्स भी ऑल्दो इनटेक करते हैं बट वो बैंक्स नहीं होते हैं। ओके, वो डिपॉजिट लिमिटेड अमाउंट तक होता है उनका, ठीक है, और बाकी मेजर उनका फोकस होता है लेंडिंग पे, उनको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो सारे बैंक्स और एनबीएफसीज को आरबीआई ने गाइड किया है कि उनको पर्सनल लोन बोरोअर्स को ऑप्शन देना होगा कि वो अपना फ्लोटिंग रेट रेजिम से फिक्स रेट रेजिम में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये टर्म समझ में नहीं आ रही है, नॉट एन इशू, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? ओके, सो पर्सनल लोन बोरोअर्स क्या होते हैं? पर्सनल लोन बोरोअर्स हमने सुना होगा कि ओके पर्सनल लोन, कमर्शियल लोन्स, बट एक्चुअली होता क्या है ये? सो पर्सनल लोन बोरोअर्स वो होते हैं जो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, या फिर कुछ हेल्थ पर्पज के लिए हो गया, व्हाटएवर, ठीक है? तो ये सारे लोन्स को हम पर्सनल लोन बोलते हैं। यदि यही बिजनेस के लिए लिए जा रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसे हम कमर्शियल लोन्स बोलते हैं, राइट? तो अभी यहाँ पे बात पर्सनल लोन बोरोअर्स की हो रही है। पर्सनल लोन बोरोअर्स के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हैं कि सारे बैंक्स और एनबीएफसीज उन्हें ऑप्शन देंगे कि वो फ्लोटिंग रेट रेजिम से फिक्स्ड रेट रेजिम में शिफ्ट कर पाए, राइट? और उसके अलावा उन्हें बोला है कि ये कब होगा? जब रीसेट डेट आएगी। ओके, अब हम ये डिस्कस करते हैं आगे रीसेट डेट क्या है और ऑल दिस की टर्म्स विल डिस्कस। ओके, तो फर्स्ट तो है हमारी टर्म ईएमआई। ईएमआई सुना होगा आप सबने, ठीक है, डेली सुनते हैं। ओके, ईएमआई पे फोन खरीद रहे हैं आजकल लोग, ईएमआई पे कार खरीद रहे हैं, ईएमआई पे घर बना रहे हैं, बट ये एक्चुअली ईएमआई है क्या? सो ईएमआई इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब ये ईएमआई जो है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये हमारे बैंकिंग सेक्टर का आज एक मेजर रिफॉर्म बन चुका है या मेजर एवोल्यूशन बन चुका है। कैसे? सी, ईएमआई एक्चुअली होता क्या है? ईएमआई का पर्पस क्या होता है कि जो बड़ा लोन अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, उसको कुछ टुकड़ों में बांट देना ताकि बोरोअर के ऊपर एक साथ पूरे पेमेंट का बर्डन ना आए। फॉर एग्जाम्पल, यदि 10,000 का लोन है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगा के, तो बैंक उसको क्या करेगा कि ये एनुअल इंटरेस्ट, ठीक है, बट मंथली इंटरेस्ट होता है ईएमआई में जनरली, ठीक है। यदि एक महीने में बोरोअर ने 1,100 पेमेंट कर दिया, राइट, तो नेक्स्ट मंथ से 9,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, दिस वे। तो ईएमआई का मैकेनिज्म मंथली बेसिस पे वर्क करता है। हर मंथ आपको कुछ ना कुछ अमाउंट बैंक को पे करना होगा जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड होता है। रिमेंबर दिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स में पूछ सकता है वो कि ईएमआईज ओनली इंक्लूड प्रिंसिपल अमाउंट, सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ईएमआईज इंक्लूड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल एंड यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है।
तो हर महीने कुछ टुकड़ों में लोन को बांट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बोरोअर को पेमेंट करना होता है ताकि उसके ऊपर एक साथ बर्डन ना आए पूरे पेमेंट का। ओके, सो ईएमआईज का फंडा ये है। देन और हाँ, मंथ की एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड हो जाती है जो म्यूचुअली डिसाइड होती है बिटवीन लेंडर एंड बोरोअर, और फिर वो उस डेट पे बोरोअर को पेमेंट करना होता है लेंडर को। बोरोअर और लेंडर जैसी टर्म्स तो समझ में आती होगी, राइट। बोरोअर वो जिसने लोन लिया है और लेंडर वो जिसने लोन दिया है, राइट। सो दिस इज अबाउट बोरोअर एंड लेंडर। देन कम्स फ्लोटिंग रेट लोन्स। फ्लोटिंग रेट लोन्स क्या होते हैं? वो लोन्स जो चेंजिंग इंटरेस्ट रेट पे दिए गए हैं। हम देखते हैं कि आज आरबीआई ने रेपो रेट हाइक कर दिया है, आज आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं उसमें रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट्स इन सबको चेंज किया जाता है। अब इसका इफेक्ट जो है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम पर भी जाता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको जो आरबीआई से इंटरेस्ट रेट्स में फ्लक्चुएशन हो रहा है वो उनको भी उनके रेट्स में वो फ्लक्चुएशन शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरलिंकिंग है, ठीक है, राइट, दिस वे। तो इस तरीके से यदि आरबीआई कम कर रहा है इंटरेस्ट रेट्स को तो बैंक भी कम करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को, यदि आरबीआई बढ़ा रहा है रेपो रेट्स को तो बैंक्स भी रेपो रेट्स को बढ़ाएंगे, राइट। रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो, ये सारी जो बेसिक टर्म्स हैं हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इसलिए हम नॉट डेल्विंग इनटू दैट टुडे, ठीक है। बट यस, तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग होने की वजह से जो है ट्रांसफर होता है ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ओके, सो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स भी वही रेट्स हाइक या लो करेंगे, उस बेसिस पे यहाँ पे फ्लोटिंग रेट रेजिम में इंटरेस्ट रेट्स चार्ज होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट फ्लोटिंग रेट लोन्स, मतलब कि चेंज हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स विद चेंजिंग रेट्स इन द इकोनॉमी। ओके, या आरबीआई के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं इस लोन पे, एकदम फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रेजिम में क्या होता है कि 10% बोल दिया है, बिगिनिंग से ही बोल दिया है कि यार 10% पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो थ्रू आउट 10% ही चलने वाला है, एवरी मंथ 10% ही चार्ज होगा इंटरेस्ट रेट, राइट। बट फ्लोटिंग रेट रेजिम में क्या है, यदि इस मंथ 6% इंटरेस्ट रेट है, नेक्स्ट मंथ 12% इंटरेस्ट रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। इतना ज़्यादा ऑल्दो फ्लक्चुएशन नहीं होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, राइट। सो दिस थिंग, सो दिस इज अबाउट फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में होगा कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट रेजिम में क्या अंतर है। ओके, हमने फिक्स रेट डिस्कस कर लिया है। ओके, देन कम्स रीसेट इंटरेस्ट रेट। अब ये रीसेट इंटरेस्ट रेट क्या है? सी, हमने डिस्कस किया ईएमआई डिस्कस करते वक्त ही कि जो होता है कि ईएमआई हर मंथली पे की जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रीसेट डेट यदि किसी मंथ की 10th जनवरी है फॉर एग्जांपल, या 10th ऑफ अ मंथ, ओके, कि 10 तारीख को आपको आके पेमेंट करना है और तभी से नया इंटरेस्ट रेट चालू हो जाएगा। ये फ्लोटिंग रेट रेजिम की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है, राइट। सो 10 तारीख से जो भी इंटरेस्ट रेट होंगे, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, वो नए सिरे से अब लागू होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इस जो डेट है, पेमेंट डेट ही कई बार रीसेट डेट बन जाती है, ओके, क्योंकि पेमेंट डेट पे ही अब नए इंटरेस्ट रेट लागू होंगे, तो जिस डेट से नए इंटरेस्ट रेट्स लागू होंगे उनको हम रीसेट डेट बोलते हैं। ओके, सो दिस शुड बी क्लियर, इजी फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। नाउ अब एक्चुअली रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ओके, वो हम देखते हैं। सी, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आरबीआई का हम कंप्लीट सर्क्यूलर डिस्कस करें कि एक्चुअली है क्या इस सर्क्यूलर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि लेंडर जो है वो बोरोअर को क्लियरली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करेगा। ओके, ईएमआई का क्या फर्क पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का क्या फर्क पड़ेगा, ओके, उसको सारी इंफॉर्मेशन बैंकर को या लेंडर को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी क्लियरली बोरोअर को। ओके, राइट। देन जब लोन सैंक्शन हो रहा है, ठीक है, जब लोन ग्रांट हो रहा है, उस टाइम पे लेंडर जो है वो बोरोअर्स को इन्फॉर्म करेंगे अबाउट टेन्योरस टेन्योर ऑनली, कि आपकी ईएमआई एक्चुअली कितने टाइम तक चलेगी, ठीक है, कितने मंथ्स तक आपको पे करते रहना है उसका पैसा। ओके, दैट वे। उसके बाद फिर फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट रेजिम में शिफ्ट होने का क्या फर्क पड़ेगा, ओके, दैट वे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंडर जो है वो बोरोअर को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करेगा। कई बार बैंक्स और एनबीएफसीज नहीं करते हैं ये काम, ठीक है, और फूल करते हैं जो बोरोअर्स हैं उनको। गांव के लोग आते हैं, उनको नहीं समझ में आती है ईएमआईज वाली चीज़ें, बट उनको झांसे में लेके दे ट्राई टू फूल देम कि ठीक है इतने टाइम तक एक्सटेंड कर देते हैं ताकि इंटरेस्ट मिलता रहे। ओके, ये चीज़ होती है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि आप क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। ओके, टेन्योर भी, ईएमआईज भी, और जो भी इंटरेस्ट रेट्स भी, सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। ओके, और उसके अलावा आरबीआई ने बोला कि आप कोई हिडन चार्जेस नहीं लेने वाले हैं। आपने जो इनिशियली चार्ज कम्युनिकेट कर दिए हैं बोरोअर को कि ये चार्जेस लगेंगे, ठीक है, और वो भी रीजनेबल होना चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस वे चार्जेस भी आप रीजनेबल लेंगे, प्लस कोई हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए। ओके, ये बहुत मेजर रिफॉर्म है क्रेडिट सेक्टर के लिए हमारी।
देन बोरोवर्स को आप ऑप्शन देंगे, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देख लिया कि बोरोवर्स को ऑप्शन देना है कि वो फिक्स से फ्लोटिंग या फ्लोटिंग से फिक्स में शिफ्ट कर पाए। ओके, देन और ये बैंक्स के ऊपर है, रीजनेबल टेन्योर डिसाइड करना बैंक्स के ऊपर है, उसमें आरबीआई नहीं जा रहा है कि आप कितने टेन्योर तक लोन्स ग्रांट करेंगे, बट येस आरबीआई बोल रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि टेन्योर कितना होगा, बट वो रीजनेबल होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो फूल बनाने का काम नहीं होना चाहिए, राइट। इसके ऊपर ये आरबीआई का जो सर्कुलर आया है, इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में लगातार पिछले 2 हफ्तों से आर्टिकल्स आ रहे हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है हमारे इंडिया के क्रेडिट सेक्टर के लिए। So this was complete RBI circular. Then अब ये सर्कुलर लेके क्यों आया है आरबीआई, क्या ज़रूरत थी इसकी? सो सी क्या हो रहा है कि आरबीआई जो है, हम बोलते हैं कि इट इज़ द बैंकर टू द बैंक्स एंड द एपेक्स बैंक, सुपरवाइजर टू ऑल द बैंक्स, ठीक है। तो सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है आरबीआई सारे बैंक्स पे सुपरविजन रखने का। तो उसके सुपरवाइजरी रिव्यूज़ में ये पता चला है कि बैंक्स और एनबीएफसीज जो हैं वो अनरीजनेबली इलोंगेट कर रहे हैं टेन्योर, ठीक है, अनरीजनेबली इलोंगेट कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट लोन्स का टेन्योर, मतलब कि वो बेवजह जब ज़रूरत नहीं है तो भी टेन्योर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो भी ज़्यादा मंथ्स तक ईएमआईज घिस रहे हैं ताकि इंटरेस्ट मिलता रहे उनको। ओके, ये चीज़ देखने को मिली आरबीआई को। दूसरी चीज़ ये कि प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं वो बोरोवर्स को सारी इन्फॉर्मेशन, उनसे हिडन चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं उनको पता ही नहीं है कि फ्लोटिंग से फिक्स में भी शिफ्ट कर भी सकते हैं या फिर इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन बैंकर्स या एनबीएफसीज देते ही नहीं हैं बोरोवर्स को। ओके, और उनका कंसेंट तो लिया ही नहीं जाता, जब उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं की जाती इन्फॉर्मेशन तो कंसेंट भी नहीं लेते हैं वो कि हम फ्लोटिंग रेट रेजिम में आपका लोन सैंक्शन कर रहे हैं, राइट। ओके, दिस थिंग। देन होम लोन्स आजकल, ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में आई नो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी है उसमें, ओके, और उसके अलावा कई लोग उसके अंडर में अपने घर बना रहे हैं, ठीक है। देर आर मेनी पीपल जो बैंक से लोन्स लेके घर बना रहे हैं, ठीक है, एंड मेनी पीपल डू दिस। तो होम लोन्स तो हर कोई बेसिक हो गया है आजकल होम लोन लेना, बट होम लोन में क्या होता है कि ईएमआई इस तरीके से डिजाइन करते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज कि इनिशियल मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ बोरोवर जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट ही पे कर रहा है, वो प्रिंसिपल तो पे ही नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट अमाउंट पे होता जा रहा है इनिशियल मंथ्स में, ठीक है, और कुछ थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट। अब जब सिर्फ इंटरेस्ट पे हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे हो रहा है, मतलब असेट आपका हो ही नहीं रहा है। घर किसी के लिए भी एक असेट होता है, ओके। जब इंटरेस्ट ही पे हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे हो रहा है, मतलब वो इक्विटी आपकी खड़ी नहीं हो रही है, वो असेट आपका बन ही नहीं रहा है। तो अब प्रॉपर्टी रेट्स में यदि हाइक आता है और मैं सोचता हूँ कि यार मेरा घर है, मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा घर मेरे पास है जिसको मैं रेंट भी कर सकता हूँ या फिर मैं उसको बेच सकता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स अभी बढ़े हुए हैं, तो मैं कैसे बेचूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास उसकी ऑनरशिप ही नहीं आई है, क्योंकि अभी तक तो मैं उसका इंटरेस्ट अमाउंट ही पे कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट तो पे ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो इस तरीके से बैंक्स और एनबीएफसीज फूल करते हैं बोरोवर्स को, ओके, वो लॉन्ग टर्म तक ईएमआईज और ईएमआईज के टेन्योर एक्सटेंड करते हैं ताकि जो बोरोवर है उसके पास इक्विटी कम बने। इक्विटी इज एसेट या इन्वेस्टमेंट आपका, ओके, जो कैपिटल मार्केट में भी आप पढ़ते होंगे। ये चीज की दे डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम प्राइस राइज ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। देन द कंक्लूजन, इससे होगा क्या इस स्टेप के आरबीआई के लेने से? सो सबसे फर्स्ट थिंग, ये हमारे क्रेडिट रेजिम में ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, बैंक्स और एनबीएफसी जब अकाउंटेबल होंगे, और दूसरा ये पर्सनल लोन रेजिम को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्लस बोरोवर फ्रेंडली बनाएगा, ठीक है। आप ऐसे टर्म्स यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में भी। ये बोरोवर फ्रेंडली बनाएगा अपने पर्सनल लोन रेजिम को, एंड ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जो लेंडर्स ऑप्ट कर रहे हैं उसे भी कम करेगा। हम देखते हैं कि इंडिया में मेजर जो है वो इनफॉर्मल लेंडिंग्स हो रही हैं, हम चाचा मामा से पैसा लेना प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि बैंक्स में एक तो कागज़ बहुत लगते हैं और उसके अलावा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जब सामने आएंगी तब तो कौन ही बैंक के पास जाएगा, राइट। सो इसलिए अब जो है ट्रांसपेरेंट बनेगी ये रेजिम, सो और ज़्यादा फॉर्मल लैंडिंग बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी में। सो ये मेजर स्टेप है आरबीआई का जो हमारे क्रेडिट सेक्टर के लिए एक बड़ा रिफॉर्म प्रूव हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट रेजिम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। I'll be back next time with another interesting video from economy perspective. Till then, have a good day and see you again next time. Stay tuned.